G20 का सफल आयोजन को दुनिया भारत की कूटनीतिक जीत बता रही है, लेकिन ये कोई सामान्य कूटनीतिक जीत नहीं है। ये कोई सामान्य डिप्लोमेसी नहीं है। भारत ने कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल खड़ा किया है। भारत की विदेश नीति अब कोऑपरेटिव इंटरनेशनल रिलेशंस पर आधारित हो गई है। इसमें किसी एक पक्ष की जीत नहीं, बल्कि सभी पक्षों की जीत होती है, बहुपक्षीय जीत। भारत ने म्यूचुअलिज्म और रेसिप्रोसिटी का एक नया अध्याय जोड़ा है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका आधार है सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सबके फ्यूचर से जुड़ी एक ऐसी साझेदारी जिसमें सबका भविष्य छिपा है। यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस डील को दुनिया के अखबार बिग डील, वेरी बिग डील और मैसिव डील कहकर संबोधित कर रहे हैं। दुनिया भर के अखबार इस डील पर लिख रहे हैं और इसकी गहराई नापने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका इसका श्रेय कई मायनों में ले रहा है, लेकिन असल तारीफ हो रही है भारत की, जो इस डील को साइन कराने लायक माहौल बनाने में जबरदस्त रूप से कामयाब हुआ। भारत के नजरिए से यह खबर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक या कूटनीति की खबर नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीलैटरल जीत है भारत की। पश्चिमी एशिया और यूरोप के बाजारों में चीन के बढ़ते दबदबे पर ब्रेक की खबर है ये डील। यह खबर पश्चिमी एशिया से यूरोप तक भारत की जो बढ़ती स्वीकार्यता है उसकी खबर है। दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज की तरह आया। इस प्रोजेक्ट से कुल 7 देश और यूरोपियन यूनियन का समूह भी जुड़ा। 8 पार्टीज, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन तमाम देशों ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ने का लिखित आश्वासन दिया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में 2 गलियारे होंगे, एक पूर्वी गलियारा, दूसरा उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा पश्चिमी एशिया को यूरोप से जोड़ देगा। मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ने के लिए रेल लाइनें बनेंगी। इस रेल नेटवर्क को तैयार करने की जिम्मेदारी भारत को भी दी जा सकती है। भारत को इस प्रोजेक्ट में एक नहीं बल्कि 3 फायदे दिख रहे हैं जो सीधे हैं। पहला फायदा, मिडिल ईस्ट यानी कि हमारा जो पश्चिम एशिया है और यूरोप के बाजार में भारत की पहुंच और पकड़ और मजबूत होगी। दूसरा फायदा यह होगा कि शिप और रेलवे कनेक्टिविटी होने से कम लागत में तेल और गैस सप्लाई होगी। एक फ्री और आबाद रूप से अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई के रूप में भी ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर जो केबल्स बिछाई जाएंगी उससे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दुनिया में तेज होगी। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ जो डिजिटल क्रांति आ रही है वो उसके कहीं ना कहीं कुछ फायदे हमें मिलेंगे। तीसरा फायदा यह होगा कि पश्चिमी एशिया और यूरोप में चीन पर भारत को कूटनीतिक और कारोबारी बढ़त मिलेगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर क्यों हिस्सा ले रहा है। इसकी वजह चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जिसके जरिए ड्रैगन पश्चिमी एशियाई देशों से यूरोप के बाजारों पर कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिका की कोशिश चीन के प्रभाव को रोकने की रही है, इसलिए उसने भारत की मदद ली और सऊदी अरब यूएई को नए कॉरिडोर के लिए बाकायदा तैयार किया। अमेरिका की न्यूज एजेंसी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने इसी साल मई महीने में इजरायली सोर्सेस के हवाले से दावा किया था कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर किसी ऐसे रेल प्रोजेक्ट पर प्लान चल रहा है जो मिडिल ईस्ट के यानी कि हमारे पश्चिमी एशिया के देशों को जोड़े। 7 मई 2023 को सऊदी अरब में भारत के एनएसए, जब हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब वहां गए, अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन और यूएई के एनएसए शेख तहन्नुन बिन जायद अल नहयान के बीच एक मीटिंग हुई। इसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी थे। कहा यह जा रहा है कि यह बैठक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए निर्णायक साबित हुई। यहीं पर यह खाका तैयार हुआ। इस बैठक में यह तय हुआ कि पश्चिमी एशिया में रेल नेटवर्क बनाते वक्त भारत की कनेक्टिविटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, यानी रेलवे स्टेशन अरब देशों में ऐसी जगह पर होंगे जहां से भारत को जोड़ने वाले उनके बंदरगाह पास हों, ताकि सामानों की आवाजाही में आसानी हो। सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट की सहमति के बाद, पश्चिमी एशिया की सहमति के बाद अमेरिका ने यूरोपीय देशों से बातचीत की, उन्हें कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए राजी किया
और आखिरकार उनके हाँ कहने के बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर औपचारिक रूप से मुहर लगी। भारत ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाई कि इसमें एक आइडिया दिया कि G20 की बैठक हो रही है, यहां पर आप इस पूरे आइडिया पर काम करें, साथ मिलकर डील साइन करें, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक गठजोड़ वाला संदेश पूरी दुनिया में जाए। अब सवाल यह है कि यह कब लागू होगा, इसकी पूरी रूपरेखा कब आएगी। देखिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 2 महीने यानी कि 60 दिनों में योजना, उसकी टाइमलाइन को लेकर एक बड़ा फैसला हो जाएगा। ये मैसिव डील क्यों है, जरा ये भी समझिए, और इसमें किस किस को क्या क्या फायदा हो रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी है भारत की, एक नया मॉडल है, इसमें सबके फायदे हैं। अमेरिका का फायदा सुनिए। अव्वल तो यह कि प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए यह डील इसलिए अहम हुई क्योंकि उनकी छवि बदल गई। बाइडेन चीन के मामले में नर्म माने जाते थे और कई बार उनकी आलोचना भी इसमें होती थी, लेकिन दुनिया को BRI का विकल्प देकर उन्होंने अपनी छवि को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर बदल डाला। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जानते हैं हम, कि अपनी ऑयल इकोनॉमी को बिजनेस बेस्ड बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। उन्होंने एक विजन भी दिया है, विजन 2030, और ये डील उन्हें वो विजन पूरा करने का मौका देती है। सऊदी अरब के नजरिए से एक बात और अहम यह है कि चीन लगातार कोशिश करता रहा है कि वो UAE और सऊदी अरब में दबदबा बढ़ाए और अमेरिका और भारत को पश्चिमी एशिया में कमजोर करे। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक बार फिर से अमेरिका के पाले में जाने का संकेत देकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हवा का रुख बदल दिया है। और डील सिर्फ किसी एक देश या ब्लॉक के लिए फायदेमंद नहीं, 3 रीजन है इसमें भारत, यूरोप और पश्चिमी एशिया में पड़ने वाले हर देश, जिसमें गरीब और मिडिल इनकम वाले देश भी शामिल हैं, सबको फायदा होगा। यह मल्टी मॉडल इंफ्रा डील हो रही थी एक तरफ, तो दूसरी तरफ चीन को एक और झटका लग गया। G20 के सदस्य देश इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के PM ली कियांग को आखिरकार यह बता दिया, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, कि उनका देश यानी कि इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मेलोनी काफी वक्त से चीन को अपने इस फैसले के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा झिझक इसलिए रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं द्विपक्षीय रिश्ते खराब ना हो जाएं। लेकिन उन्हें यह मौका मिला भारत में। इटली और चीन के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात G20 सम्मेलन के इतर हुई, और यह इसलिए खास है। इटली क्यों? इटली इसलिए खास क्योंकि G7 का एकमात्र सदस्य देश है जिसने चीन के BRI का हिस्सा बनने का फैसला किया था, और अब वो इससे एग्जिट हो रहा है। इस पर रिएक्शन भी आया था जब यह खबर पता चली। इटली में चीन के एम्बेसडर ने बाकायदा चेतावनी दी कि अगर इटली इस बारे में सोच रहा है, BRI से बाहर होता है, तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इटली ने बता दिया अपने समकक्ष चाइनीज प्रीमियर्स को कि वहां अब क्या होने वाला है। भविष्य अब चीन तय नहीं करेगा, बल्कि खुद अपने हिसाब से देश तय करेंगे। ये थोड़ा सा इसलिए आयरनी लगती है क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लगभग 1 दशक हो गया और चीन ने इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। अब चीन पर एक तरह से इकोनॉमिक संकट भी है, उसकी साख का संकट भी है। ऐसे में BRI से उसे यह भरोसा था कि अब फसल काटने का वक्त आ गया है, अब मुनाफे का वक्त आया है। लेकिन जब मुनाफे का वक्त आया तो लोग अब छिटक रहे हैं, चीन की साख गिर रही है। इसलिए ये चीन के लिए एक दोहरी मार। लेकिन चीन को अगर हम साइड भी कर दें तो ये पूरी दुनिया के लिए, जैसा मैंने बताया कि पश्चिमी एशिया, यूरोप और भारत और हमसे जुड़े हुए इस पूरे कॉरिडोर से जुड़े हुए लोग, ये सबके बढ़िया फ्यूचर के लिए है। इसमें अभी और देश भी जुड़ेंगे, मलेशिया आ सकता है, सिंगापुर आ सकता है, सबके लिए इसमें दरवाजे खुले हैं। आगे चलकर इस कॉरिडोर से और भी चीज़ जुड़ सकती हैं। इस पर थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मंजीव पुरी सर जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक रहे हैं। एम्बेसडर पुरी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो इंडिया यूरोप कॉरिडोर बन गया है सर, बहुत मायनों में कहा जा रहा है। आप कोई भी विदेशी अखबार उठाकर देख लिए, एक स्पेशल कॉलम्स बनाए जा रहे हैं। फ्यूचर डील, बिग डील, मैसिव डील इसे कहा जा रहा है। कैसे ये गेम चेंजर साबित होगा सर? दीपक, धन्यवाद। आपने बहुत जबरदस्त विश्लेषण का वेस्टर्न अखबारों के बारे में कहा, वो तो कहेंगे, लेकिन लेट मी गेट यू बैक टू समथिंग मच मोर इम्पोर्टेंट। भारत, उसको देखो, वी आर नाउ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
and today the fifth largest, but on our way to becoming the third largest economy in the world. मिडिल ईस्ट का जो तेल है सबसे ज्यादा पैमाने पे चीन जाता है और उसके बाद भारत आता है। हम इंडिया एक इतना बड़ा केंद्र बिंदु है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का नंबर 2 ट्रेडिंग पॉइंट जो है वो है मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड साथ ही साथ यूरोपियन संघ। दोनों के लिए भारत को जोड़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया चाइना, वेस्टर्न पावर्स, उनकी हेजेमनी वगैरह, लेकिन अगर इफ यू अलाउ मी, भारत की अहम भूमिका और भारत का फायदा है उसमें। और मैं मानता हूं जो आपने बाद में एंड में ये जो कहा कि मलेशिया, सिंगापुर, देखिए बिम्स्टेक के अंतर्गत वहां पर भी बहुत सारा हमारा काम चल रहा है। रेल लिंक, रोड लिंक वगैरह बन रहे हैं, पोर्ट लिंक्स बन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक इम्पोर्टेंट आइडिया है। अभी तो आइडिया है, बहुत इसमें काम करना है, लेकिन जो आइडिया है, चीन एक तरफ, वो एक कूटनीतिक बात है, लेकिन फंडामेंटली इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेटर है, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी के लिए ग्रेट है, और यूरोप के लिए तो इनफैक्ट इट इज एन एब्सोल्यूट बून, बिकॉज यूरोपियन इकोनॉमी जो है एक जमाने में होगी, लेकिन अब भारत जैसे उभरती हुई इकोनॉमी के साथ रह के बिना काम नहीं चलेगा। इसका फायदा क्या है? क्या अभी ये सब होता नहीं है? देखिए, मल्टी मोडल लिंक में होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन और जो बाकी चीजें हैं, इंटरनेट फाइबर, ऑयल पाइपलाइन वगैरह, ये जो चीजें, ये बड़ी स्पीड से इंटरैक्शन होती है। इवन इफ वी टेक गुड्स, अगर सिर्फ सी लिंक लो तो सुएज कनाल वगैरह जाने से बहुत दिन लगते हैं। इस तरह तो 1, 1.5, 2 दिन में आदमी एकदम यूरोप पहुंच जाएगा। इट विल बी अ गेम चेंजर एंड देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गल्फ कंट्रीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोप। सबका इसमें फायदा है। साथ साथ कूटनीतिक वो तो सभी देख रहे हैं। आपने बताया जॉर्जियो मिलानी ने कहा कि भाई हम शायद उससे निकल सकते हैं। देखिए, दे फाउंड एन ऑल्टरनेटिव। What a good idea. It's win-win for everyone. और बहुत बहुत दिनों से, बहुत सालों से दुनिया ये देख रही थी कि चीन के बढ़ते दबदबे का आखिर करें तो करें क्या। सीधे सीधे कन्फ्रंट्रेशन, युद्ध, तनाव, ये ना वक्त की जरूरत है और ना ये किसी के हित में है। लेकिन अगर आवाज उस तरह से आएगी तो फिर जवाब भी उसी तरह से देना बड़ा जरूरी था, और ये बड़ा अच्छा हुआ। और भारत क्योंकि इस बड़े गेम चेंजिंग सिनारियो की धरती बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा डिप्लोमेसी की बात करूंगा सर। ये कितना अभी मैं कह रहा था कि जब डोभाल साहब वहां पर गए और उनके समकक्ष अमेरिकी एनएसए के बीच में बातचीत हुई, अपने इनपुट्स दिए, उसके बाद डोभाल साहब भारत आते हैं, अपने समकक्ष लोगों से बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री स्तर पर राजनयिकों से, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर से बात करते हैं और होमवर्क में लग जाते हैं सब। ये जो कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी है सर, ये जो म्यूचुअलिज्म वाली डिप्लोमेसी हमारी है, इसको थोड़ा सा समझाएं डिप्लोमेटिक अंदाज में। ये कितना कितना बड़ा हो गया ये? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा बोला अभी दीपक। यूरोपियन संघ ने 2 साल पहले एक ये जिसको कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और उनका रियल एफर्ट है अफ्रीका की तरफ जाना, जहां वो मानते हैं कि उनका बहुत पुराने समय से बोलबाला रहा है, लेकिन अब वेस्टर्न बोलबाला उतना नहीं रह गया। चाइनीज, रशियन, सभी लोग उसमें जा रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग इट्स एफर्ट्स। वहां से शुरू हुआ, लेकिन अब ये किस तरह ये इंडिया की तरफ गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राजनीतिक और कूटनीतिक इनपुट्स ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। दीपक, मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ महीने पहले एक भारत, यूएई, इजराइल और यूएसए की मीटिंग हुई, जिसको कहते हैं I2U2। ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो ऑल गेट टुगेदर, यूनाइटेड स्टेट्स यानी वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल, भारत, हम लोग जो ये इकट्ठे हुए बातचीत की, इसमें बहुत सारे पहलू। एक ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक पहलू है, साथ में
दूसरे और किस्मों के कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, कोऑपरेशन ऑन कर्बिंग फंडामेंटलिज्म, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसमें ये फिजिकल कनेक्टिविटी तो है ही है, जैसे मैंने कहा इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑयल पाइपलाइन, इससे सभी का फायदा है। और फायदे के साथ साथ जो आपका कूटनीतिक लक्ष्य है कि चाइना को किसी तरीके से चेकमेट किया जाए, वो भी साथ साथ होता है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर देम गोज अप, और हमारे लिए जो है वो कॉस्ट एक्चुअली कम हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन, और इसी के लिए, इसी को ये कोऑपरेटिव इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया अपनी शुरुआत में, जिसको मैं कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी कह रहा हूँ, ये एक नया मॉडल दिया है इंडिया ने पूरी दुनिया को, कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया बटी हुई है, आप न सिर्फ लोगों को साथ में ला रहे हैं, बल्कि एक ऐसा मॉडल लेकर आ रहे हैं जिसमें सबका फायदा है, जिसमें सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस हैं। और इसकी राह भारत प्रशस्त कर रहा है, भारत कह रहा है और दुनिया सुन रही है, उसको इंप्लीमेंट कर रही है, भारत के साथ जुड़ना चाहती है, एसोसिएट करना चाहती है खुद को। ये अगर इस समय ये भारत का विश्वगुरु मूवमेंट अगर नहीं है तो फिर कब होगा? सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमेशा की तरफ आप आते हैं और बहुत आसान भाषा में कूटनीतिक बातों को समझा जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।